रोडीज के अलावा आपको उस लेवल की कामयाबी कभी नहीं मिल पाई जो आपको रोडीज में मिली। आपने फिल्मों में ट्राई किया। ऐसे बात मत करो, ठीक है। हर एक को इंस्टेंट हिट चाहिए। अभी मेरे को जो भी करना पड़ेगा ना, मुझे एक इंस्टेंट हिट ही लाना पड़ेगा। उसके लिए मुझे ना आपको यहाँ उठ के थप्पड़ मारना पड़ेगा। अगर मैं आपको उठ के अभी थप्पड़ मार दूँ ना, आपका ये एपिसोड वायरल है। डू यू डाउट इट? डू यू वांट टू टेस्ट इट? जो टफ रघु को हम लोग अभी देखते हैं, गुस्सैल और ये सब, मुझे पता चला है कि लड़कियों से बात करने में बहुत शर्माते थे भाई। एक बार जब किसी लड़की को मैंने शुरुआत में पहली बार बोला कि यार मैं उसको लाइक करता हूँ, उसने बोला कि रघु को बोला अगली बार देखेगा तो चप्पल से मारूंगी। फेलियर और रिजेक्शन ये दो चीजें हैं जो हर एक की दुनिया में सबसे बड़े बुली है। आपने अपने किताब में लिखा, कोई आपको बुली कर रहा है, कोई आपको मार रहा है और आसपास के जो लोग हैं वो चीयर कर रहे हैं उसके लिए, आपके लिए नहीं, आपके लिए बुरा फील नहीं कर रहे हैं। वो देखना चाहते हैं मुझे पिटता हुआ। सिर्फ मारना बुलिंग नहीं होता, उसका मजाक उड़ाना, हमेशा हंसना, चल बैक साइड हट, ट्रॉमेटाइज कर देती है। एक्चुअली अगर आप मेरा वो रोडीज का रूप का जन्म आप देखे कहाँ हुआ है तो वो वहाँ से हुआ है। जो लोग आपकी बुलिंग करते थे, क्या उन्होंने आपको फिर कभी अप्रोच किया, आपसे माफ़ी मांगी? मैंने उन्हें ढूंढने की कोशिश की, बट वो काफ़ी गहरे बिल में डूबके हुए हैं, निकलते मजाक कर। आपको लगता है सर कि रोडीज़ में कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे जाने अनजाने आपके हाथों भी बुलिंग हुई है? मुझे लगता है रोडीज़ को लेके बहुत सारी चीज़ें होती थी, रोस्ट वाली चीज़ हुई। पापा ने फ़ोन करके कभी कुछ बोला कि क्या कर रहे हो? मम्मी और पापा को हम लेके गए और वहाँ एक आंटी थी, वो आई और राजी को बोला कि आप वही रोडीज वाले हो ना? तो बोला हाँ मैं हूँ और ये मेरी माँ है। तो इंट्रोड्यूस किया। आपको कैसा लगता है ये आपका बेटा जो ऐसे करता है, आपको कैसा लगता है? मम्मी ने बोला प्राउड। ऑडिशन फॉर्म में किसी ने आपको लिख दिया क्यों रघु? हाँ, ने मेरा गर्दन कटा हुआ पिक्चर बना के मुझे भेजा हुआ था। आपको लगता है कि रोडीज़ ने ऑडियंस का ध्रुवीकरण कर दिया था, पोलराइजेशन किया था? वाह ये तो बहुत बड़ा आरोप लगा दिया आपने मुझ पे। हेलो नमस्ते, क्या हाल चाल है आप लोगों का? वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ अनफोल्डिंग टैलेंट्स। और आज हमारे साथ हैं, बताने की जरूरत नहीं है, नाम आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, आपने प्रीकैप देख लिया होगा, तो बहुत बहुत स्वागत है सर। कैसे हैं आप सर? रघु मैं बढ़िया हूँ। अनफोल्डिंग टैलेंट तो पता नहीं, मैं तो बहुत पुराना आदमी हूँ यार। अनफोल्डिंग तो नहीं कह सकते, मैं अनफोल्ड हो चुका हूँ मैं, मेरे ख्याल से। हम लोगों ने जिस तरह से आपको देखा, और मैं बोल सकता हूँ कि बचपन से देखा, हाँ तो आपकी एक पर्टिकुलर इमेज है, राइट? चीखने चिल्लाने वाले इंसान की, पेन फेंकने वाले इंसान की, गुस्सा करने वाले इंसान की। मैं ऑफ कैमरा आपसे मिल रहा था, मैं अपने टीम मेट्स को भी बोल रहा था यार ये इंसान बहुत स्वीट है यार। तो मेरे को एक चीज़ बताइए कि रघु जो शांत हुए हैं, जो काम और कंपोज दिख रहे हैं अभी मेरे को, क्या रघु हमेशा से ऐसे ही थे और टीवी पे वो एक कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, या फिर वक्त ने किया कोई हंसी सितम? दोनों एक्चुअली। वो जो जिस तरीके से आप मुझे देखते हैं वो मेरे पर्सनालिटी का एक हिस्सा था, और बट वो ही नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि मुझे हमेशा लोग सोचते हैं कि मैं कभी भी जा रहा हूँ तो मैं चिल्ला दूंगा, मारूंगा, डांटूंगा, गाली दूंगा। मगर वो जो मैं शो बना रहा था रोडीज, उसको मैंने वो एज इट्स क्रिएटर मैंने एक ऐसी दुनिया बनाई जो अनफेयर थी, और उसका एक विलन था जो जिसके अगेंस्ट आपको खड़ा होना है, जो आपको फिजिकली भी चैलेंज करेगा, आपको मेंटली इमोशनली भी चैलेंज करेगा, आपके वैल्यूज़ को भी चैलेंज करेगा, कि आपको चीट करना आसान कर देगा और बात पे अड़े रहना, प्रिंसिपल्स पे अड़े रहना मुश्किल कर देगा। तब आप क्या करते हो? एज द क्रिएटर मेरे पास वो एक पावर आई थी कि मैं इसको ये दुनिया में ऐसे बनाऊंगा, और मेरे पास वो अथॉरिटी थी उस दुनिया के अंदर। वो मैंने देखा कि जिस तरीके से मैं वो कैरेक्टर बनने के लिए ना, मुझे अपने पर्सनालिटी का एक हिस्सा डायल अप करना पड़ा, बाकी सब मेरे को डायल डाउन करना पड़ा। क्योंकि तो मैं जब भी उस कैमरे के आगे आता था किसी भी जगह पर, तो उसी तरीके से आता था मैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं था, मगर मैं वो ही नहीं था। बट सर आपको लगता है कि जो आपने कालजयी काम ही किया है, एक जनरेशन को आपने सर इंस्पायर किया है, जो रोडीज़ है उसका जो चस्पा आपके ऊपर लगा हुआ है, कि वो शो ऐसा था कि उसने आपको प्रसिद्धि दिलाई, और वो प्रसिद्धि जो है ना उसके साथ मतलब लव हेट वाला रिलेशन रहा। कि मतलब मुझे याद आता है कि प्यार मिला तो ऐसा प्यार मिला कि चंडीगढ़ के ऑडिशन में एक पोस्टर छपा जिसमें लिखा था बाप बाप तो बाप होता है, रघु रॉक्स। और अगर हेट मिला तो ऐसा मिला कि ऑडिशन फॉर्म में किसी ने आपको लिख दिया था क्यों रघु।
हाँ, ने मेरा गर्दन कटा हुआ पिक्चर बना के मुझे भेजा हुआ था। आपको लगता है कि रोडीज ने ऑडियंस का ध्रुवीकरण कर दिया था, पोलराइजेशन किया था? वाह ये तो बहुत बड़ा आरोप लगा दिया आपने मुझ पे। देखिए, ये जो प्रसिद्धि मिली मुझे, मैं नहीं मानता कि मैं उसका हकदार हूँ। मैं कभी उसके लिए गया ही नहीं था। जो मेरे साथ हुआ वो एक हादसा था। अच्छा। 1995 दिसंबर से काम कर रहा हूँ। एज ए ट्रेनी मैंने शुरू किया, मैंने और मेरे भाई राजीव ने। हम लोग लाइटमैन से शुरू किया। हाँ, लाइट के साथ थे, फिर हम कॉफ़ी लाते थे। स्पॉट बॉय थे आप? स्पॉट बॉय थे। तो बहुत काम किया है मैंने, और सिर्फ कैमरे के पीछे ही काम किया मैंने। जो भी काम किया है, अपनी अपनी जान लगा दी उस काम में, ठीक है। रोडीज़ में भी ऐसे ही आए थे हम, जान लगाया मैंने। रोडीज़ 1 में ऑडिशन में मैं कैमरामैन था, मेरा खुद का था, मेरा एक तरीका था करने का, और उसके वो मैं देख रहा था कि उस किस्म की इंटरेक्शन हो नहीं रही है। तो मैंने उनको कहा कि यार पहले आप हिंदी में बात करो, ठीक है। अपने जो मेरे सीनियर्स बैठे हुए थे, क्योंकि वो सिर्फ इंग्लिश में बात करते हैं, बॉम्बे के लोग हैं यहाँ पर। बिना डरे आपने बोल दिया? अरे मैं तो, हाँ मेरा शो है भाई, मेरे होंगे सीनियर घर पे सही बात। डरना क्या है? मैंने बोला देखो भाई, आप ऐसे हाँ आप हिंदी में बात करने को सख्त था। वो कहता यस आई हिंदी टॉक। वो भी ना कह रहा है कि भाई एमटीवी के बड़े लोग बैठे हुए मेरे से इंग्लिश में बात कर रहे हैं, मैं भी इंग्लिश में बात करता हूँ, तो उसकी भाषा मेरे समझ में नहीं आ रही थी। मैं दिल्ली से था, तो उन्होंने बोला तू बैठ जा फिर। मैं बोला हाँ बैठ जाता हूँ। दूसरे साल मैं बैठा। अब ये चीज़ें ना हमने एयर ही नहीं की, हमारा एक प्रोसेस था जिससे हम करते थे। और तीसरे साल स्पॉन्सर से जब पैसों की ज़्यादा मांग हुई, उन्होंने कहा और हफ्ते हमें ऑन एयर रखना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है हम ये कर ही रहे हैं, इसको डाल देते हैं ऑन एयर। मैंने काफ़ी लड़ाई की थी एमटीवी से कि प्लीज़ मत करो, क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा मैं किस किस्म से, मेरे क्या पैंतरे हैं उनको हिलाने के। और लोग अब मैं हिलाने के पैंतरे ला रहा हूँ, वो उसको ले प्रिपेयर होकर आ रहे हैं। अब ये प्रिपरेशन है तो उनको हिलाने के लिए मैं पैंतरे यहाँ लगा रहा हूँ। अब ये यहाँ पर है तो इसको प्रिपेयर होकर यहाँ आ रहे हैं। ये एस्केलेट होता गया हर साल। और जब कैमरा आया और इसके ऑडिशन एपिसोड बनने शुरू हुए, तो मेरे पे काफ़ी नज़र आ गई लोगों की। अब मुझे पता ही नहीं क्या है, मेरे को सालों तक पता ही नहीं चला हुआ क्या, क्योंकि मैं सिर्फ काम करता था। ना दिवाली, ना क्रिसमस, ना न्यू ईयर, ना सैटरडे, ना संडे, एक भी दिन की छुट्टी नहीं थी मेरी। यहाँ ख़त्म होता था एक सीज़न, 2 हफ्ते की छुट्टी थी मेरी एक्चुअली। 2 हफ्ते बाद मेरा शुरू होता था काम, 12 महीने बाद ख़त्म होगा वो, 11.5 महीने बाद ख़त्म होगा वो। सिर्फ और सिर्फ एडिट रूम में मैं बैठ रहता था, और सिर्फ मैं ऑडिशन कर रहा होता था। मुझे बाहर की दुनिया में पता ही नहीं क्या हाहाकार मच रहा है, मुझे नहीं पता। 2-3 साल गुजर गए ऐसे, जहाँ मैं चाय की टपरी में, अपने ऑफिस के बाहर टपरी में मैं चाय पीता था, जब उन लोगों ने मुझसे फोटो लेना शुरू किया। और 3 साल से मैं बैठ रहा हूँ, मैं रोज ही 4, 5, 6, 10 कप चाय पीता था। भाई आके मेरे से फोटो लेने लगे, तब मुझे समझ में आया कि ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है, ठीक है। और लोग मेरे को घूरने लगे, मेरे पे आने लगे, बहुत सारी चीज। तो ये मुझे कभी, ये मेरे काम का हिस्सा था। सडनली मेरी तरफ जो हुआ वो मेरा प्लान नहीं था, ना मेरी चाह थी। मुझे वो हैंडल करना आया भी नहीं। मैंने जहां तक हो सका अपने आप को बंद किया। मैंने सारे अपने फ़ोन नंबर हर 6 महीने में चेंज, ईमेल एड्रेस चेंज, घर से बाहर नहीं निकलता था। फिर जब ये जो बवाल मचने लगा, फिर बॉडीगार्ड्स रखने लगा। मेरा इंटेंशन पोलराइज करना नहीं था, मेरा इंटेंशन थोड़े एग्जिस्टिंग सड़े हुए जो पॉपुलर विजडम है उसको हिलाना था। मैं चाहता हूं कि लोग इंडिपेंडेंट थिंकिंग करें। अगर मैं पूछता हूं कि प्रोस्टिट्यूशन लीगल होना चाहिए क्या, आप बोलते हो नहीं बिल्कुल नहीं। तो क्यों आप ऐसे सोचते हो? अगर लड़की कम कपड़े पहन रही है, उस पे रेप या उस पे कमेंट मारना जायज़ नहीं है, अगर आप नहीं बोलते तो क्यों आप मैं लिव इन रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते हैं, कास्टिज्म के बारे में बात करते हैं, उन मुद्दों के बारे में बात करते हैं जो यूथ को एक्चुअली अफेक्ट करती है, और इस तरीके से बात करते हैं जैसे दोस्त दारू पी के बात करते हैं, या सड़क पे जैसे हम लोग इंटरेक्ट करते हैं। कोई मॉडरेशन नहीं है, कोई न्यूज़ एंकर नहीं है वगैरह। इससे लोग पोलराइज हो गए। ये अब पोलराइजिंग टाइम है, ये वो टाइम पोलराइजिंग था। एक होता है आप ट्रेडिशनली चलते हुए आ रहे हो, ठीक है, जहां लिबरलाइजेशन हुआ, जहां नए इन्फ्लुएंसेस आने लगे, इंटरनेट आया, आपकी अवेयरनेस बढ़ी, तो आपका सोच का तरीका कुछ लोगों का बदल गया, कुछ लोगों का नहीं बदला। पोलराइज तो होंगे, क्या मैं उसका जिम्मेदार था? आई वुड लाइक टू थिंक नो।
मेरी वजह से नहीं हुआ, मेरी वजह से दिखा ज़्यादा, क्योंकि मैं उन चीज़ों के बारे में बात कर रहा था जिसके बारे में ओपिनियंस काफ़ी पोलराइज्ड हैं। सही बात है। मैंने कहीं पढ़ा कि जो ऑडिशंस हुआ करते थे उसमें एक दफ़ा ऐसा हुआ कि किसी कंटेस्टेंट ने आपको फॉर्म के साथ 10 लाख रुपए की घूस देने की भी कोशिश की थी। ये क्रेज था उस समय। तो आपको वो मोमेंट जब इस तरह की चीजें होती थी तो आपको कैसा फील होता था कि ये प्यार है लोगों का, नहीं, या मान लीजिए किस लेवल तक वो लोग चल रहे हैं? मैं एक्चुअली एक वर्कaholic था। मैं दुनिया को ना, क्योंकि ये शो साल में 12 महीने मेरा काम होता था इसके लिए, मेरी पहचान इससे थी, मेरा दिमाग इसी पे चलता था। तो जब मेरे को सामने उस आदमी ने दिया, अगर कैमरा चल रहे हैं तो मैं उस किरदार में हूँ, मैं उस जोन में हूँ। उसने अगर मुझे घूस देने की कोशिश की है, मुझे ये एक अपॉर्चुनिटी लगता है कि मैं एक स्टेटमेंट मेक करूं कि घूस देना कितना, मतलब मैं कितना इंटॉलरेंट हूं। मैं उसका अब उदाहरण बना दूंगा, उसका नमूना पेश कर दूंगा सबके सामने कि भाई तूने किया तो कैसे किया, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। तो वो मैंने किया, उस आदमी को मैंने काफ़ी निचोड़ा। हो सकता है नहीं करना चाहिए था, बट उस टाइम एक मौका था मुझे। अगर कोई लड़कियों के बारे में कुछ गंदी बात बोलता है, घूस ऑफर करता है, कास्ट के बारे में कुछ ऐसी चीज़ बोलता है, तो मैं उनको समझाता नहीं था, मैं उन पे बरस जाता था, मैं उन पे, क्योंकि ना जो लोग किसी भी दूसरे को कम मानते हैं, कम दिखाते हैं, वो एक बुली लगते हैं मुझे, गुंडागर्दी लगती है मुझे। वो मेरे पास बहुत हुआ है बचपन से। तो मेरा एटीट्यूड ये है कि मैं गुंडों से गुंडों की तरह ही बर्ताव करता हूँ। अब तो बात याद नहीं मेरे को, बट पहले उस टाइम मैं करता था। अगर मुझे आप गुंडे लगे, आप एक बुली लगे, तो मैं आपको बुली करूँगा, क्योंकि मेरे हिसाब से जिस तरीके से आप दुनिया से मिलते हैं, दुनिया भी आपको वैसे ही मिलेगी, एंड वाइस वर्सा, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। तो प्यार मुझे कई बार लगता था, बट इस वजह से नहीं कि किसी ने मुझे, वो तो मुझे लोगों की डेस्परेशन लगती थी कि नहीं शो पे आना है, लोगों के सामने दिखना है, दैट वाज ऑल। बट हाँ, कई मौके ऐसे हुए जहाँ मुझे लगा कि प्यार मिल रहा है मुझे। ओके सर, आपको ऐसा लगता है कि रूडीज की वजह से आपकी जो एक इमेज बनी, जो आपका एक पर्सोना बना, कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आप उसी पर्सोना के प्रिजनर हो गए थे? बिल्कुल लगता है मेरे को इसलिए छोड़ना पड़ा ना, क्योंकि छोड़ने के बाद भी, अब भी मुझे अगर किसी फिल्म का रोल मिलता है वगैरह, और कोई ऐड करता हूँ, तो उनको वो लुक चाहिए, वो दाढ़ी, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। वो जो पर्सनालिटी है, इट वर्कड एंड इट स्टिल वर्क्स, बिकॉज वो एक टीवीएफ का पहला जो आया था, वो मेरे उसी पे था ना, मेरे उस, इट्स सो कैरिकेचरेबल, मतलब उसका मजाक उड़ाया जा सकता है। वो इतना वन डायमेंशनल तो नहीं, वो इतना लाउड था कि ऑफ कोर्स मैं उसका अब मैं उसके अलावा मैंने बहुत काम किया, यू नो, बट जो रिकग्निशन, जो सक्सेस, जो इम्पैक्ट वहाँ उस कैरेक्टर ने उस वर्ल्ड में किया, वो दोबारा नहीं हुआ। आई एम नॉट सेइंग दैट्स अ बैड थिंग। आपको फील है, एहसास है इस बात का? हाँ, ऑब्वियसली, यू नो, बिकॉज काफ़ी काम किया, बट एक्चुअली मुझे लगता है कि इंडस्ट्री जो चेंज हुई है, कैन आई टॉक अबाउट दैट? यस 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 प्लीज। रोडीज, जैसे मैंने आपको बताया कि देन विल मूव ऑन फ्रॉम रोडीज। सो किसी भी चीज़ को ना सक्सेसफुल होने में टाइम लगता है। रोडीज भी ऑडिशंस 3rd सीजन में आए, 4th सीजन में जाके थोड़े, यू नो, कल्ट बना, एक छोटा सा कल्ट हिट बना। 5th में वो मेन स्ट्रीम में चला गया। 6th में राजीव आया, फट गया बम। अब जो, बिकॉज कंपटीशन इतना है, जो आप कह रहे हैं कि कंटेंट की बरसात हो रही है, हर एक को इंस्टेंट हिट चाहिए। हर ऑर्गेनाइजेशन को, अगर वो पैसा लगा रहे हैं, उनको पहले उसमें ही इंस्टेंट हिट होना पड़ेगा, वरना वो पैसा वहां नहीं लगाएंगे, कहीं और लगाएंगे जहां उनको लगता है कि जो कॉन्सेप्ट को पालने का जो सिस्टम था वो नहीं है, और ना अब होगा। अब जब आप अगर अनुराग कश्यप है, ठीक है, आप अगर नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम या
जी, क्या है जी का, Z5 Z5 के लिए शो बनाएंगे ना, वहाँ ऐसे बच्चे बैठे होंगे जो आपको बताएंगे कि गैंग्स ऑफ वसाईपुर कैसे बनानी है। क्यों? क्योंकि उनकी वो नौकरी है। नौकरी है। वो नोट्स देंगे, सर आपका ना ये डायलॉग थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, अब यहाँ थोड़ा ना टाइट कर दीजिए, इसका ना ओपनिंग ऐसा। दिस इज अ फैक्ट, आप किसी भी क्रिएटर से पूछ लीजिए। नाउ दैट आई मेक समथिंग, आई Amazon प्राइम के लिए एक चीज़ किया, नेटफ्लिक्स के लिए जो मैंने शो बनाया वो था IRL इन रियल लव, एंड मुझे वो बहुत पसंद है। इनफैक्ट मुझे वो अपना बेस्ट काम लगता है। आई एम हैप्पी दैट मेरा काम विथ एवरीथिंग बेहतर होता जा रहा है, बट इट्स नॉट अ सक्सेस इन दैट वे। इट वाज नॉट रिन्यूड दूसरे सीजन के लिए, वो इसलिए क्योंकि जो उनके मार्कर्स होते हैं ना, वो पहले साल में आपने हिट नहीं किए। सो देयर विल बी टाइम्स, अभी मेरे को जो भी करना पड़ेगा ना, मुझे एक इंस्टेंट हिट ही लाना पड़ेगा। उसके लिए मुझे ना आपको यहां उठ के थप्पड़ मारना पड़ेगा। अगर मैं आपको उठ के अभी थप्पड़ मार दूं ना, आपका ये एपिसोड वायरल है। डू यू डाउट इट? डू यू वांट टू टेस्ट इट? प्लीज। ये आपका प्रोमो बन गया। ये प्रोमो बन गया। ओके। YouTube को, एल्गोरिथम को ये बताया गया था, एंगेजमेंट मैक्सिमाइज कीजिए, एंगेजमेंट मैक्सिमाइज कीजिए, ये नहीं बोला और क्या करना। उन्होंने, उस एल्गोरिथम ने खुद डिस्कवर किया कि ऑफेंड करना या आउटरेज होना सबसे ज़्यादा फायदेमंद है, आपका एंगेजमेंट बढ़ता है। सो अब किसी को अगर सक्सेस होना होगा, या तो धीरे धीरे करता रहे, किसी को पता ही नहीं चलेगा क्या कर रहा है, और एकदम से फूटेंगे। समय राणा एकदम से फूटेगा, ठीक है, तन्मय भट्ट एकदम से फूटेगा, बट उन्होंने कितना किया उससे पहले, आप वो नहीं देखोगे। अब अगर मैं कुछ करूंगा, ऑब्वियसली पीपल ऑलरेडी नो दैट आई एम अ क्रिएटर, सो आई विल हैव टू डू समथिंग दैट आइदर इज अ इंस्टेंट हिट, या मुझे वही छोटे उस पे करते रहना पड़ेगा फॉर द एल्गोरिथम टू सर्व माई कॉन्टेंट टू द राइट पीपल। और मैं रोडीज की बहुत सारी बात कर रही है। अब मैं पीछे जाना चाहता हूँ सर। मैं आपके बचपन में भी नहीं जाना चाहता हूँ, मैं और भी पीछे जाना चाहता हूँ, जिस समय आप इस दुनिया में आ रहे थे। आप माँ के गर्भ में थे, और माँ को जब भी असहनीय पीड़ा होती थी तो वो अस्पताल जाती थी। इसी दौरान उनके हाथ एक रिपोर्ट लगी, जो रिपोर्ट उनको नहीं पढ़ना था। उस रिपोर्ट में जो लिखा हुआ था वो पढ़ के उनके पैरों तले जमी खिसक गई, क्योंकि उसमें लिखा था ट्विंस। लेकिन असली भूकंप आना बाकी था, क्योंकि आगे लिखा हुआ था 2 head 1 spine। 2 head 1 spine, राइट। अच्छा, ये वो वक्त था ना कि 60 सालों के बाद हिंदू कैलेंडर में वो जो साल था वो कुछ शायद ऐसा था कि राक्षस ऐसा, तो आपकी माँ को लगा कि मेरे गर्भ से राक्षस पैदा होने वाला है। वहां लिखा भी था ट्विंस ? 2 heads 1 spine मॉन्स्टर बेबी ? नहीं था उसके बाद। इस पे बताइए ना कि वो मतलब क्या था, और जब आपको पहली बार ये कहानी बताई गई तो आपका क्या रिएक्शन? ये ना तब था क्योंकि अब रूडीज का चल चुका था, और मेरे को हर कोई मानता था कि मैं हूँ दानव टाइप, एक अजीब सा, बिल्कुल जो सोसाइटी के खिलाफ है। उनको लगता था मैं सोसाइटी के खिलाफ हूँ, तो मैं आई वाज अ राक्षस की तरह ही आप देखेंगे। तब मम्मी ने मुझे एक कहानी बताई थी कि एक्चुअली तुम्हारे साथ ना जब तुम पैदा हो रहे थे तब ये हुआ था। मैंने कहा अरे क्या कोइंसिडेंस है। बट आई कैन इमेजिन, एक बार ना राजीव और मैं जब MTV में थे, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमेशा साथ में रहते हैं, और भाई, तुम्हें भाई नहीं लगेगा, दोस्त भी हैं। तो मेरे दोस्त जो थे वो कहते यार क्या तुम्हारी जोड़ी बहुत सही है। हमारे मन है कि हमारे जब बच्चे होंगे वो ट्विंस हो। तो मुझे लगता था ये बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट है। मैंने मम्मी को बताया फ़ोन करके, तब मम्मी हमारे साथ नहीं रहती थी, दिल्ली में रहती थी, कि मम्मी पता है हमारे दोस्त सारे बोलते हैं कि अगर उनके बच्चे हों तो वो विश करते हैं कि वो ट्विंस हो। हमने कहा अच्छा, उन्हें बोलो मुझसे बात करें, आई टॉक देम आउट ऑफ इट। मैं बताऊँगी कितना घटिया आइडिया। सो या मेरे और राजीव के आने से पहले ही हमें मॉन्स्टर्स करार दे दिया गया था। राक्षस नाम संवत्सरम में हम पैदा हुए थे, तो हो सकता है दैट्स व्हाई। एक और चीज मैंने पढ़ा आपकी किताब में कि जब आप पैदा हुए थे उसके कुछ घंटों के बाद ही आपने हवा में यूं मुट्ठियां भींची, और उसके कुछ देर के बाद आपके जो भाई हैं राजीव, उन्होंने भी आपको कॉपी करके मुट्ठियां भींची, और ये देखकर आपकी माँ अचंभा में पड़ गई कि भाई ये दोनों क्या कर रहे हैं ये।
आपको लगता है कि आने वाली जो जिंदगी थी ये कहीं ना कहीं सिंबलाइज उस चीज का, विक्ट्री सिंबलाइज कर रहा था, आप दोनों भाई की बॉन्डिंग सिंबलाइज कर रहा था या? बॉन्डिंग 100%, विक्ट्री पता नहीं। मेरे और राजीव की ना जुड़वा भाइयों की, और हम आइडेंटिकल ट्विंस हैं, मतलब एक ही एग से हुए हैं हम। वो एग जब स्प्लिट होता है दो बनते हैं, एक से दो बनते हैं। तो मेरी मम्मी काफ़ी और टीचर्स भी बोलते थे स्कूल में कि ये दोनों अपनी ही दुनिया में हैं, इनको बाहर की दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, आपको इन्हें अलग करना पड़ेगा। तो हम दोनों को अलग सेक्शंस में रख दिया था कुछ साल, और वो साल हमारे बहुत ही घटिया गए, बहुत ही। फिर फाइनली हम एक ही सेक्शन में वापस आए, एंड तब लोगों पे भारी पड़ने शुरू हुए हम। सो ना जुड़वे लोगों का होता है यार, बहुत एक स्पेशल बॉन्ड होता है जो कभी नहीं समझ पाएंगे आप जो ट्विंस नहीं है। सर, ये जो टीवी के स्क्रीन पे आप और राजीव जो टफ गाय दिखते हैं, ये रातों रात जादुई तरीके से ये तब्दीली नहीं हुई है, राइट? आपके जो मेटामॉर्फोसिस का जो प्रक्रिया थी वो बहुत ही स्लो रही, बहुत पेनफुल रही, इतनी पेनफुल कि जब आप दोनों का जन्म हुआ तो आप दोनों अंडरवेट थे, बहुत छोटे साइज के थे, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब कि ऐसी हालत थी कि आपने अपने पिता का जिक्र किया कि वो 3 महीनों के बाद आपको देखे। आपकी माँ को भी ये इजाजत नहीं थी कि वो हाथ में उठा सके, 10 दिनों के बाद आपको। हाँ, मैं हॉस्पिटल में था, और उनका ये था कि आपके 2 लड़के हुए हैं, अगर दोनों बाहर आ गए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है, एक तो शायद आ जाएगा, दूसरे का भी, वो दूसरा मैं था, तो मैं 10 दिन तक उसमें था, इंक्यूबेटर में। काफ़ी प्रॉब्लम थी। इनफैक्ट ऐसा था कि हमारे घर पे लोग आते थे बच्चे को देखने, तो सब चाय वाय पी लिए, बात बच्चे को दिखाना है, तो मेरी मम्मी या मेरी नानी अंदर जाती थी, राजीव को लेके आती थी कि ये देखो दूसरा भी ऐसे दिखता है। मुझे दिखाते, नो बड़ी, कोई टच भी नहीं करता था मेरे को, कोई देखता भी नहीं था। इतना नाजुक थे हम, और हमें इतने नाजुक नहीं यार, मेरे नाजों से पाला गया, पाला था। बचपन की बात हो रही है तो थोड़ा सा मैं आपके स्कूल की तरफ चलता हूँ। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चिन्मया विद्यालय था, हाँ जी, नाम, राइट? शुरुआत में। बट उससे भी पहले जब आप किंडरगार्टन में थे शायद, बच्चन साहब की एक फिल्म आई थी मिस्टर नटवर लाल, और उसका एक गाना है, मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो। ऐसा क्यों होता था कि हर शाम को छुट्टी होने के बाद आप दोनों भाई को प्रिंसिपल के केबिन में जाके ये गाना सुनाना पड़ता था? जुड़वे अभी ना ट्विंस ज़्यादा कॉमन हो गए हैं क्योंकि IVF होता है जी, बट वो आइडेंटिकल ट्विंस नहीं होते हैं, डायज़ाइगोट फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं। उस टाइम पे लेट 70s में ट्विंस होना ना बहुत ही स्पेशल और रेयर चीज़ थी। स्पेशल इसलिए क्योंकि रेयर थी। मैं और राजीव, और स्कूल यूनिफॉर्म एक जैसा, हम एक ही जैसे दिखते थे। हमें देखने के लिए भाई साहब दूर दूर से लोग आते थे। क्या बात कर रहे हैं? सीरियसली, मेरे क्लास में टीचर्स आते थे, मैम कैन वी बोरो योर ट्विंस, माय क्लास वांट्स टू टीच सी देम। तो हम दोनों को ले जाते थे, और मतलब बाकायदा नुमाइश होती थी हमारी, मतलब दिखाया जाता था कि हाँ ऐसे लोग ऐसे आके टच करेंगे। सब पूछते थे आपको मारा तो इसको दर्द होगा, तुझे मारा तो उसको दर्द। टिपिकल क्वेश्चंस ना। तो मेरे और राजीव पे नज़र सबकी हमेशा ही थी। मेरा फर्स्ट मेमोरी ही ये है कि लोग मुझे घूर रहे हैं। मेरी पहली मेमोरी है सिर्फ लोग मुझे घूर रहे हैं। कहीं भी जाऊं मुझे लोग घूर रहे हैं। मुझे ये नहीं पता था क्यों घूर रहे हैं, बट मुझे पता है कि मेरे अंदर कुछ ऐसा है कि लोग मुझे घूरते हैं। ठीक है, तो ये उसका एक वो था कि मुझे और राजीव को क्यों हर बार प्रिंसिपल बोला सब हो गया खत्म, चलो दिन खत्म हो गया। अब मेरी कोई टीवी नहीं था, वाईफाई नहीं था, हम ही थे एंटरटेनमेंट उनकी। आजा भाइयों चलो गाना सुनाओ, वो वाला गाना सुनाओ। और अब उसमें ना आपने वो गाना देखा है, इस जनरेशन ने नहीं देखा होगा, मैं उनसे गुजारिश करूंगा प्लीज़ यूट्यूब पे ये गाना ज़रूर देखिए, मिस्टर नटवर लाल का मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो। अमिताभ बच्चन जी ने गाया, और उसमें ना एक पूरा सीक्वेंस होता है, आ रहा है नहीं जा रहा था, नहीं ओ वो आगे मैं पीछे, मैं ऊपर वो नीचे, एकदम बचाओ 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 करके वो पूरा, वो मैं और राजीव पूरा करते थे। अच्छा, पूरी एक्टिंग के साथ। मतलब उनके ऑफिस में कभी इधर से कूद रहे, कभी उधर से कूद रहे, उनको बड़ा मजा आता था। तो 1 साल तक हमने रोज किया ये। तो पहला आपका परफॉर्मेंस वही था? मैं पैदा होते ही सेलिब्रिटी और परफॉर्मर, हर कोई घूरे और हमें नचाए। एंड फाइटर भी?
क्योंकि आप फाइटर भी। मतलब वो हर मकाम पे, जैसा मैंने पहले कहा ना कि वो आपके जो मेटामॉर्फोसिस का जो वो प्रक्रिया थी वो बहुत स्लो और पेनफुल थी। अब मैं आपके स्कूल लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो अब मैं आपके स्कूल के उन दिनों का जिक्र करना चाहता हूँ जो कहीं ना कहीं आप दोनों भाइयों के लिए कष्टकारक थे। और मैं इस पर इसलिए भी बातचीत करना चाहता हूँ कि ये जो पॉडकास्ट जो लोग देख रहे हैं ना, वो समझ सकें कि किसी को बुली करना ये कितना घातक है, और जाने अनजाने में हम सब भी कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे किसी को बुली कर रहे होते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है। आप मुझे ये बताइए कि आपने अपने किताब में लिखा कि बुली जो है वो मतलब कि वो अलग अलग स्टेज में बढ़ता चला गया। ये वहां तक बढ़ा जहां पर कोई आपको बुली कर रहा है, कोई आपको मार रहा है, और आसपास के जो लोग हैं वो चीयर कर रहे हैं उसके लिए, आपके लिए नहीं, आपके लिए बुरा फील नहीं कर रहे हैं, वो देखना चाहते हैं मुझे पिटता हुआ। वो आपको देखना चाहते हैं। तो आपको लगता है कि जो बुलिंग जो है ये भी एक तरह का मॉलेस्टेशन ही है जो आपके सेल्फ एस्टीम को धक्का देता है? एग्जैक्टली वो है, बिल्कुल सही कहा आपने। पता है, जब कोई बुली होता है, देखिए मैं ना बुलिंग और मॉलेस्टेशन को एक जैसा नहीं बताऊंगा कि ये ना सोचे लोग जो जिनके साथ मॉलेस्टेशन होता है कि हम उनकी चीज़ को कम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बट सेम इफेक्ट, सिमिलर इफेक्ट होता है। आपको लगता है यू आर नॉट गुड इनफ, आप में कुछ गलती है जिसकी वजह से ये हुआ है, आपको ऊपर क्यों चढ़ रहे हैं लोग, आई डिजर्व दिस, मेरे अंदर ही कुछ प्रॉब्लम है कि हर कोई मुझे मार रहा है, मेरी किस्मत ही ये मार खाना है, मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। अगर मैं चुप रहूंगा तो ये मुझे मार मार के थक जाएगा, बोर हो जाएगा और चला जाएगा। अगर मैं स्वीट बन के रहूंगा तो शायद ये मुझे मारने की कोशिश नहीं करेगा, शायद इसका मूड नहीं होगा मुझे मारने के लिए, मैं ना पिल्ले की तरह बन जाता हूँ। तो अब इसका जो एक इफेक्ट आता है माइंड पे, वो बहुत प्रोफाउंड है और अक्सर ये पूरी लाइफ रहता है। ये कोई इसके तोड़ के बाहर नहीं आ पाता, क्योंकि वो उस आदमी का सच बन जाता है, उस औरत का सच बन जाता है कि यू विल ऑलवेज थिंक आई एम लाइक दैट। बुलिंग ना, यू मेक्स यू अ बुलीड पर्सन। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कभी भी अपना सर उठाऊंगा, कभी भी अपनी बात आगे रखूंगा तो मैं पिटूंगा, तो मैं मेरे पे हंसा जाएगा। सिर्फ मारना बुलिंग नहीं होता, उसका मजाक उड़ाना, हमेशा हंसना, टेल बैक साइड एट कोई, सो ऑल दोज थिंग्स एक ट्रॉमेटाइज कर देती है। एक्चुअली अगर आप मेरा वो रोडीज का रूप का जन्म आप देखे कहाँ हुआ है, तो वो वहाँ से हुआ है, वो वहीं से हुआ है। वो जो बुलीज के खिलाफ गुस्सा और उनसे लड़ने की चाहत, एक्चुअली आई वांटेड टू फाइट देम, वो वहाँ से आती है। आप जो भी देख रहे हैं ना, उनमें से मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, बहुत लगभग आधे लोग ऐसे हैं जो बुली हो रहे हैं और आधे लोग ऐसे जो बुली कर रहे हैं। वो बुली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको अपने बारे में अच्छा लगता है, किसी और को नीचा दिखाना। या तो उन्होंने सोचा नहीं है इस बारे में, अगर उन्होंने सोचा नहीं तो वो जल्द सोचेंगे और फिर वो बुली करना बंद कर देंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता, जो हैं बुलीज, और उनके साथ थोड़ा अलग व्यवहार होना चाहिए मेरे हिसाब से। आपको लगता है सर कि रूडीज में कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे जाने अनजाने आपके हाथों भी बुलिंग हुई है? मुझे लगता है उस टाइम मैं अपने आप को जस्टिफाई करता था, बट मुझे कई बार ऐसा लगा कि शायद नहीं करना चाहिए था, बट कई बार मैं अभी भी जायज़ मानता हूँ। इन माय डिफेंस मैंने देखिए दो तरीके थे, दो रीज़न थे अगर मैं किसी पे चढ़ूँ। पहला, मुझे वो बुली लगता है, वो मुझे ऐसे ही मिला है, मैं तो फायर करता हूँ, मैं गोली मार सकता हूँ किसी को, मैं वो बातचीत उसके फॉर्म में भी ऐसा था, मैं लड़की को उठा के ले जाऊंगा, 2 दिन तक घुमाऊंगा और छोड़ के भाग जाऊंगा, यूज़ एंड थ्रो, मैं लड़कियों को यूज़ एंड थ्रो करूंगा। ये चीज़ें उसने लिखी हैं, उस तरीके से आया है मेरे पास, तब मैं उसे बुली करूंगा, क्योंकि मैं उसको दिखाना चाहता हूँ कि जब तेरा बाप तेरे सामने आता है ना, तुझे कैसे, तू जिस तरीके से लोगों को ट्रीट करता है, तू ट्रीट होता है तो तेरे को कैसा लगता है। दैट इज़ वन। दूसरा, अब मुझे ये पसंद आ गया लड़का या लड़की एज अ कंटेस्टेंट। अब मैं
मेरे पापा ने बोला था कि बेटे जो भी टीवी देख रहा है ना ये ऑडिशन, वो खुद जज है, सारे जज हैं, वो बताएंगे कि उनको कौन पसंद है, किसको कास्ट होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। तो अगर मुझे पसंद आ गया और मैं उसे कास्ट करना चाहता हूँ, उसका कोई भी रीजन हो सकता है। नाउ आई नीड यू टू केयर फॉर हिम। टू डू दैट मैं उस पर चढ़ जाऊंगा और उसका रिएक्शन या तो वो रोएगा, उसके बाद हम गले लगेंगे आपको, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, बट इट वाज़ अ थॉट आउट थिंग। वो एक उस पर चला, वो भी एक रीजन था। ये मेरे रीजन से इसको साइड करते हैं, हम व्यूअर्स के रीजन से आते हैं। आपको दिखा एक आदमी आ रहा है और वो बुली कर रहा है लोगों को, वो कूल है। आज की डेट में भी लोग रोडीज खेलते हैं, कोई रघु बनता है तो वो गालियां ही देता है और चिल्लाता है लोगों पे। आई डोंट थिंक दैट वाज एब्सोल्युटली राइट। कई चीज़ों को मैं, एक चीज़ मैंने अच्छी क्या की, जिन लोगों को मैंने किया, अगले साल जब वो आए मैंने उनसे कैमरे पे माफ़ी मांगी कई राइट, बार। राइट। इफ़ आई हैव गिवन यू द इम्प्रेशन, अगर मैंने किसी को भी ये इम्प्रेशन दिया है कि बुली करना कूल है, आई एम सॉरी। मेरा ये बिल्कुल थिंकिंग नहीं था, नहीं है, और ये मेरा उद्देश्य भी नहीं था। बिल्कुल, बिल्कुल सर। सर, मुझे ये बताइए कि जब स्कूल में आपकी बुलिंग हो रही थी सर, आज आप एक नोन फेस हैं, आज आप इतने प्रसिद्ध हैं सर। जो लोग आपकी बुलिंग करते थे, क्या उन्होंने आपको फिर कभी अप्रोच किया, आपसे माफ़ी मांगी? मैंने उन्हें ढूंढने की कोशिश की, बट वो काफ़ी गहरे बिल में डूबके हुए हैं, निकल नहीं, मजाक कर रहा हूँ। नहीं, वो लोग, मैं उनका नाम आज भी जानता हूँ, बट नहीं, उनसे कभी मेरी बातचीत नहीं हुई, और होगी भी तो बचपना है वो। इट्स नॉट अ हार्मलेस थिंग, बट आई रियली थिंक दैट उस चीज़ को लेके आज तक मैं, इफ़ आई डोंट लेट गो तो प्रॉब्लम है, यू नो। आपकी हीलिंग हो पाई है सर? अगर वो आपके पास आके आज माफ़ी मांगते हैं अपने करतूतों के लिए, आप माफ़ करेंगे? हाँ, मैं उसे माफ़ कर चुका हूँ। अगर वो आके फिर अकड़ेगा तब पटेगा। मेरा डिफॉल्ट पोजीशन माफ है। आई डजंट नीड टू, आई हैव लेट गो। ये एटीट्यूड कब आया सर? ये मतलब पिछले 10 सालों में चेंज हुआ है या चेंज हमेशा हाँ, चेंज हुआ है ये। ओके। मुझे समझ में आया कि फॉरगिवनेस फ्रीज यू, इज फ्रीडम। अगर मैं उसी चीज को लेके बैठूंगा ना तो मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगा। उस पर्सन का मेरे ऊपर एक जकड़ है, एक पकड़ है, वो शायद मेरे बारे में नहीं सोचेगा, यू नो। सो आई हैव लेट गो, एंड आई जेन्युइनली, मैं कहने को नहीं बोल रहा हूँ, जेन्युइनली मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा डिफॉल्ट पोजीशन इज फाइन, बट अगर वो आके इफ ही ग्लोट्स, इफ ही ट्राइज दैट अगेन कि भाई, इफ ही गिव्स मी दैट एटीट्यूड, देन आई डोंट नो हाउ आई विल बिहेव। ओके। तो अभी जो बातचीत हो रही है आपके बचपन की हो रही है, अब थोड़ा सा आगे चल जाता है, आपके जवानी की तरफ चलते हैं। आप कॉलेज में जा चुके हैं और जो टफ रघु को हम लोग अभी देखते हैं, गुस्सैल और ये सब, मुझे पता चला है कि लड़कियों से बात करने में बहुत शर्माते थे भाई। शर्माने से ज्यादा मैं डरता था। हम्म। मैं बहुत घबराता था लड़कियों से। मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ। जब आपको हमेशा हर कोई घूरेगा ना 24 घंटे, कुछ लोग बहुत खुल के बाहर आया था कि यार मेरे को कब किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ लोग काफ़ी मुरझा जाते। मैं काफ़ी सिकुड़ गया था अपने अंदर। मुझे ऐसा लगता था कि यार बहुत सहम गया था मैं। और एक बार जब किसी लड़की को मैंने शुरुआत में पहली बार बोला कि यार मैं उसको लाइक करता हूँ, उसने बोला कि रघु को बोलना अगली बार दिखेगा तो चप्पल से मारूंगी। वो चीज़ मैं आज तक नहीं भूल पाया। ये मैं था 13 साल का, ठीक है। आज तक मैंने किसी लड़की को नहीं बोला आई लाइक यू। ये होता है बुलिंग, या कि कई कई चीजों की ठेस लग जाती है, आपको ठेस पहुंच जाती है, यू नो, ट्रॉमा। मैं डरता था यार लड़कियों से, मतलब बात करने से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि एक्चुअली लड़कियों से ज्यादा मुझे रिजेक्शन से डर लगता था। वो डर आज भी है कहीं ना कहीं, बट मैं बहुत एक्टिवली लड़ता हूं उस चीज से। तो अभी मैं काफी स्ट्रांग हो चुका हूं अगेंस्ट रिजेक्शन। फेलियर और रिजेक्शन, ये दो चीजें हैं जो मेरी नहीं, हर एक की दुनिया में सबसे बड़े बुली है, सबसे बड़े। सो ट्रू। फेलियर का डर आदमी को खुदकुशी करने पे आमादा कर सकता है।
आप कोशिश ही नहीं करोगे लाइफ में, फेलियर के डर से। फेलियर का डर आपको फेल कराता है। सर आपके अंदर ये जो दुनिया को अलग लेंस से देखने का जो ये तजुर्बा है और ये जो आपका क्यों एटीट्यूड जो है फेलियर को लेके, क्या ये इसकी नींव उस दिन पड़ी थी 1993 में जब आपके छोटे भाई राजीव एक एग्जाम में फेल हो गए थे, आप पास हो गए थे और उन्होंने फेलियर हैंडल नहीं कर पा रहे थे एंड उन्होंने चाकू लेकर अपना हाथ काटा था। रियली वहां से शुरू हुआ था काफी चीजें मेरी। इट वॉज नॉट दैट ही कुडंट हैंडल इट, उसको लगा उसने अब लाइफ बर्बाद है, उसकी फैमिली का नाम डूब गया कुछ, तो किड्स फील दैट। एंड राजीव ट्राइड समथिंग ड्रास्टिक एंड उससे मुझे काफ़ी ठेस पहुंची, उसको भी ठेस पहुंची, मेरे घर वालों को भी काफ़ी सदमा पहुंचा। क्योंकि आपके परिवार में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब वो सरनेम के पीछे लगाते थे अपनी डिग्री। हाँ, सबके घर के आगे नेम प्लेट्स होता है, उसमें नाम होता है और डिग्रियाँ होती, मतलब आप खटखटाते हुए भी सोचते हो भाई साहब इतना पढ़। मैं और राजीव दोनों ड्रॉप आउट, मतलब एक तो राजीव फेल हो गया, फिर मैंने कहा मैं भी ड्रॉप आउट कर रहा हूँ, भाड़ में गया ये सिस्टम, भाड़ में गया जो भी ये बोले। तो हाँ, ये जो आप क्यों एटीट्यूड बोल रहे हैं वहाँ से शायद शुरू हुआ। ये एक चीज़ थी जिसने मेरी नज़र हटाई, मैं एकदम चेंज नहीं हुआ, बट एक चीज़ आ गई मेरे को, अब मैं क्वेश्चन करने लग गया कि क्यों मैं इस सिस्टम को फॉलो करूं, क्यों मेरे को फेलियर बोला, क्यों मेरे भाई को फेलियर बोला, कौन हो तुम लोग, अब मैं पूछूंगा। तो वो जो मैंने क्यों पूछा ना, और तू कौन बे, वो पूछा मैंने, तो उससे मैं चलता ही चला गया। देन तो आपने मुझे तब रोडीज में देखा। सेम थिंग हैपेंड विद रिलीजन, सेम थिंग हैपेंड विद अ लॉट ऑफ थिंग्स यार, दैट मैंने कहा कि दिस डजंट मेक सेंस टू मी। जब ये सारी चीजें हो रही थी, आपके माता पिता का क्या रिएक्शन था इस पे? पापा मेरे का क्या माता reaction पिता बहुत ज़्यादा यार, वो तो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और अभी मेरे पापा नहीं रहे, था? मगर उन्होंने क्या, जब उनको पता चला राजीव फेल हो गया, राजीव ने ऐसा कुछ करने की कोशिश की, उन्होंने कहा, दोनों एकदम से हो गए, बैठा दिया बस कि कोई टेंशन नहीं बेटे, कोई बात नहीं, क्या हो क्या गया, नहीं मार का है, कोई बात नहीं, क्या करना है, मैं बोला मुझे आज से पढ़ना नहीं है, ठीक है मत पढ़ो, बैठ जा, चिल मारो। 1-2 हफ्ते गए, फिर पापा मम्मी पूछा ठीक है पढ़ नहीं रहे तो करोगे क्या, मैं बोला उस टाइम होटल मैनेजमेंट करके एक नया आया था कि क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, मैं बोला चलो वो कर लेते हैं, बोला ठीक है ओके, बट तुम ना ग्रेजुएशन कर लो, हमने बोला क्या, नहीं मेरा मतलब ये कि हैदराबाद में एक उस्मानिया यूनिवर्सिटी है जहाँ पर उस टाइम पे वो होता था एक्सटर्नल स्टूडेंट, कॉरेस्पॉन्डेंस भी नहीं, कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जाके एग्जाम देना है, आपको कोई क्लास अटेंड नहीं करना है, कॉरेस्पॉन्डेंस का भी कोर्स नहीं है, कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब आपको मेल में आती थी और उसमें आपको पढ़ना पड़ता था और कुछ लिखना पड़ता था। तो हमने उस तरीके से जाके ग्रेजुएशन की, वो एग्ज़ाम दिया, हमें डिग्री मिल गई। वो जब एग्ज़ाम देने गए तब मेरे पापा रोज़ हमें लेके गए हैदराबाद, रोज़ सुबह आते थे, हमारा उठाते थे, खाना खिलाते थे, हमारा बिस्तर तय लगाते थे, हमें एग्ज़ाम सेंटर तक छोड़ के आते थे, फिर उठा के लाते थे, सबको चाय वाय पिया, लंच, एवरीथिंग। माय पेरेंट्स आर वेरी 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 सपोर्टिव या वेरी सपोर्टिव। वो मेरी और राजीव की बहुत खुशकिस्मती है। और आपके पापा आपको बोला करते थे कि यार पढ़ने लिखने वाले लड़कों के साथ रहो, और आप वहाँ पे मेस में जो थे वहाँ पे अलग रौला भाई साहब वहाँ पे जमा दिया है। हमें एक पापा ने ठहराया था एक हॉस्टल में, जहाँ पर बोला सब लोग पढ़ रहे होंगे तो तुम भी पढ़ो, बट हम वहाँ चेस खेलते थे लोग, तो हम चेस खेलने लग गए, और हमारी एक टोली, मेरी और राजीव की पढ़ाई को लेके कभी हम इंटरेस्टेड हो नहीं पाए। मुझे ये भी ना हमारे एजुकेशन सिस्टम की कमी लगती है। एजुकेशन हर कोई एक जैसा तो नहीं होता बच्चा, अगर होता तो सारे ही डॉक्टर होते या सारे इंजीनियर होते, नहीं है ना, वो तो ये सब चीज़ें होती हैं। सो या जब हम किसी भी स्कूल कॉलेज हॉस्टल में हम अपने जैसे लफंडर सूंघ लेते थे और हमारे एक टोली बन जाती थी और हम लोग मस्ती करते थे। ओके अच्छा, जब इतनी बातचीत हो ही रही है तो मैं एक ऐसे सवाल का जिक्र अब करना चाहूँगा जो शायद आपसे लोगों ने पूछा होगा, बट मैं फिर भी हिमाकत करके आपसे पूछ ही लेता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ पता चला
कि जो आपके बाल ना होने की जो वजह है कि आप इस लुक को लेके जो घूमते रहते हैं, ऐसी बात हमेशा से नहीं थी। एक दिन नहाते नहाते शावर के अंदर भाई साहब को ख्याल आ गया कि भाई बाल नहीं होने चाहिए। करकराती ठंड में भाई साहब पहुंच गए रात में सैलून, और वहां पे उनको जाके बोला नाई को कि भाई ऐसा करो कि बाल उड़ा दो। उन्होंने बोला कि ऐसा करता हूं मैं कि ट्रिम करता हूं। आपने उस्तूरा लिया, बोला कि उड़ाते हो या नहीं। और फिर कट टू, इनको पता नहीं था कि अच्छा ये इससे जो है वो बाल, सिर्फ बाल ही नहीं होता है हीरो दिखने के लिए, ये ढकता भी है। और फिर उसके बाद वहां से कांपते हुए आप आरती है, बताइए पूरा। एक्चुअली मेरे बाल झड़ रहे थे। अब मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो जो वो होता है ना कोम ओवर, या किसी तरीके से ढको और छुपाओ, और मेरे को वो नहीं चाहिए था। मुझे चाहिए यार क्या हो रहा है, बाल जा रहे हैं ना, उड़ाते हैं, खत्म करते हैं, टंटा देखी जाएगी। और चला गया मैंने बोला उड़ा दे भाई। कहता मैं कर सकता हूँ, ठीक कर सकता हूँ। मैं ठीक नहीं करना मेरे को, ये ले उस तरह और साफ कर दिया। दिसंबर था, दिल्ली। ओ भाई साहब, आप अगर फ्रिज खोलोगे और अपना सर फ्रीजर में दोगे तो 2.5-3 मिनट बाद जो आपको ठंड लगेगी वो मेरे को बाहर आते ही लगी, धड़ाक करके। यार भाई साहब इतनी ठंड कैसे हो रही है, इतनी ठंड, बर्फ लगी हुई मेरे आसपास। तब मुझे समझ में आया कि यार बाल एक्चुअली बने हैं आपको सर्दी से बचाने के लिए। एक्चुअली इट कीप्स द हीट इन। या दैट वाज टफ, बट आई एम सो हैप्पी कि मैंने वो डिसीजन लिया, बिकॉज आई डोंट थिंक अगर मेरे बाल होते तो मेरे को लेके इतनी ज़्यादा फैसिनेशन होती लोगों की। एक्चुअली दैट बिकेम अ थिंग। बैक इन द डे उतना नहीं था, गंजे लोग थे ही नहीं। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? हमारी एक नज़र होती है, मोटे लोगों को हम कॉमेडियन, गंजे लोगों को विलन्स देखते हैं, और कम कपड़े पहने वाले लड़कियों को वैम्प। वो एक स्टीरियोटाइप है। उसका भी एक रीज़न है। वो स्टीरियोटाइप तोड़ना पड़ा मुझे। बट ऐसे नहीं, मैं बना तो विलन ही, बट आई डोंट थिंक पीपल सॉ अ बॉल्ड गाय लाइक दिस बिफोर। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? तो मेरे चलते राजी का भी सर मैंने मुंडवाया। मतलब आपकी वजह से उनको भी लुक इख्तियार करना। हाँ, रोडी 6 में हम दोनों साथ में आ रहे थे। मैंने बोला भाई शेव, उसने किया, एंड देन ही केम। ओके सर, एक चीज बताइए, मैं आपसे बहुत क्लीशे सवाल से पूछता हूँ। जैसे कुछ देर पहले आप पूछ रहे थे कि जब आप स्कूल में जाते थे तो लोग आपको ऐसा करके बोलते थे कि तुमको हुआ कि नहीं हुआ। ऐसा मतलब ट्विंस में सच में होता है क्या कि एक को थप्पड़ मारो तो दूसरे को चोट लगती है, या एक ऐसा इशारा करता है तो दूसरा भी करता है? अक्सर होता है, और सिर्फ ट्विंस में नहीं होता है। अगर आप एक किसी के साथ बहुत ज्यादा टाइम क्लोजली बिताओगे, पता आदमी और उनके कुत्तों की शक्ल एक जैसी बनने लग जाती है। आपने नोटिस किया है? आदमियों के जो कुत्ते होते हैं ना, अगर वो 8-10 साल के हैं, उसी की शक्ल जैसे होंगी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप रिसर्च कर लो इस बात को। मुझे लगता था पति पत्नी का पति पत्नी एक जैसा दिखने लगता है। कुत्ते तक वैसी शक्ल सिमिलर बनती है, ये फैक्ट है। जुड़वे भाइयों से ज्यादा क्लोज तो कोई नहीं रहता। पहली ऐसे दिन थे जब मैंने अपने मम्मी को नहीं देखा, ऐसे दिन थे जब मैंने पापा को नहीं देखा, अपने क्लासमेट्स को नहीं देखा, टीचर्स को नहीं देखा, बहन को। मैंने जो पहला दिन बिताया, जो पूरा 24 घंटे बीत गया, और मैं राजीव को नहीं देखा। हम दोनों 21 साल के थे। पहले 21 साल में 24 घंटे एक ही साथ, सेम स्कूल, सेम कॉलेज, सेम ड्रॉप आउट, सेम जॉब, सेम एवरीथिंग। तो हमारी ट्यूनिंग ऐसी थी कि अगर किसी को कहीं लगे, कई बार असर होता था, फर्क पड़ता था, दर्द की तरह नहीं, एहसास की तरह। कि तो ये मैं बोल रहा हूं कि ट्विंस के साथ होना आसान है, बट ये ट्विन चीज नहीं है। ये लोगों के साथ होता है जो बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड होता है। आपके और राजीव भाई में कभी ऐसा हुआ कि एक लड़की को डेट कर रहे हैं आप, और फिर वो आइडेंटिटी चेंज हो गया, राजीव भाई चले गए? उल्टा हुआ। हाँ नहीं बताइए। मैं सब लोग ये पूछते हैं कि यार तुम दोनों ने कभी ट्विंस होने का फायदा उठाया कि एक गया और दूसरा उसकी जगह गया, और समथिंग लाइक दैट। एक्चुअली कम से कम 4 या 5 बार ऐसा हुआ है कि एक लड़की जो राजीव के साथ है, देन
उससे ब्रेकअप होने के बाद मेरे पास वांट्स टू बी विथ मी और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज लोगों का ना एक ट्विन फैंटेसी होता हाँ है ऑब्वियसली. Twins is a thing, identical twins especially. So yeah, a lot of times I felt कि लड़कियां कह रही, ओह मुझे लगा तुम राजीव हो, मुझे पता है तुम्हें नहीं लगा कि मैं राजीव हूँ. ये आपको पता होता था ना? अब मुझे सीरियसली बाद में जाके, उस टाइम हम बड़े भोले थे यार, मैं और राजीव बहुत भोले थे. ओके. अच्छा सर, अब मैं कुछ इससे पहले कि मैं ये पॉडकास्ट को रैप करूं सर, मैं कुछ नुकीले सवाल आपसे दागना चाहता हूं, जिस तरह से आपकी माँ दागा करती थी राजनेताओं से. मैं बहुत ब्लंट होके पूछता हूं सर. Please, आप मैं चाहता हूं कि आपको अगर बुरा लगेगा तो हम लोग एडिट में हटा देंगे, नहीं, लेकिन मैं नहीं. पूछ लेता हूं सर. प्लीज पूछिए, कुछ मत हटाना एडिट से. ठीक है सर. तो सर आपके कुछ आलोचक हैं, कुछ ऐसे समीक्षक हैं जो ये बोलते हैं, जो ये समझते हैं, जो हम लोग पहले भी बातचीत कर रहे थे, कि रोडीज में जो आपको सफलता मिली या जो आपको कामयाबी मिली, आप कहीं ना कहीं उस छवि से दूर भागते हैं, लेकिन रोडीज के अलावा आपको उस लेवल की कामयाबी कभी नहीं मिल पाई जो आपको रोडीज में मिली. आपने फिल्मों में ट्राई किया, आपने होस्टिंग की, या आपने कॉमेडी में भी ट्राई किया. क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी एक सफलता जो है वो आपके बाकी कामों पे भारी पड़ गई है, जबकि वो काम भी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन लोग हमेशा वो कंपैरिजन वाले मूड में ही रहता है? कहीं ना कहीं ये बात है जो आप कह रहे हैं, करेक्ट है. जब कोई जेम्स बॉन्ड बनता है ना, उसके बाद कहते हैं कि उसकी करियर अब नहीं, पहले होता था कि आपको एक छवि में देखते तो आपको वैसे ही आपको पसंद करते हैं लोग. यस, कहीं ना कहीं उसका एक रीज़न हो सकता है. दूसरा रीज़न ये है कि दुनिया भी उस टाइम अब चेंज हो गई है. अब मुझे अगर सक्सेस चाहिए रूडी से हट के, एज एन एक्टर, एज अ राइटर, मैं कॉमेडियन तो नहीं हूँ, वो कॉमेडी मैंने शौकिया किया है, सिंगिंग भी मैंने शौकिया किया है, बट कहीं भी मेरे को यूट्यूब में कंटेंट बना रहा हूँ, मुझे अगर चाहिए सक्सेस तो मुझे फिर सक्सेस डिजर्व करना पड़ेगा. मेरे का कोई हक नहीं है सक्सेस पे, क्योंकि मैं सक्सेसफुल था. सक्सेस डजंट ओ मी एनीथिंग. आई विल हैव टू अर्न इट अगेन. आई एम रेडी. सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? आई एम एंजॉइंग इट. मुझे पहली बार ना सिर्फ वो छवि में मैं, सक्सेस में मैं ट्रैप हो गया था, मैं उस लाइफ में भी ट्रैप हो गया था. मुझे मौके भी वही मिल रहे थे इसी टाइप के. अब इतने साल बाद मैं उससे थोड़ा फ्री हो चुका हूँ. मैं वो चीज़ें ट्राई कर सकता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ. मैं लाइव इवेंट्स में होस्टिंग, या एक बैंड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. मैं कुछ सीरीज़ और फिल्म्स लिख रहा हूँ. मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, तेलुगु फिल्म्स, तमिल फिल्म्स, हिंदी वेब सीरीज़. यूट्यूब में मैं एक शो शुरू किया, 2-3 शो. हाँ, ऐसे 2-3 शो और कर. देयर इज सो मच that I can do because I'm not successful in that way. अगर मैं सक्सेस हो गया ना, मुझे वही करना पड़ेगा, बिकॉज ये एक बिजनेस है. यूट्यूब में भी ना आपकी एक चीज सक्सेस होगी ना, आप वही करते जाओगे. रेप्लिकेट करने का हमारा बेस्ट केस सिनेरियो है कि हम एक ही चीज में अटक जाएं. बट मैं अटक चुका हूँ पहले, मैं अटकूंगा होपफुली इफ आई डिजर्व इट अगेन. आई एम एंजॉयिंग द प्रोसेस राइट नाउ. सर, आपने बातचीत करते करते सिंगिंग का भी जिक्र किया सर. इंटरनेट पर आपकी वो क्लिप बहुत वायरल होती है, इंडियन आइडल वाला. हालांकि आपने क्लियर किया है कि वो स्क्रिप्टेड था. मुझे ये बताइए कि रोडीज की भी हमने बहुत सारी क्लिप्स देखी जो अनस्क्रिप्टेड लगता है और बहुत ही रियल लगता है. क्या रोडीज भी कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे थोड़ा बहुत स्क्रिप्टेड हुआ करता था? नहीं, मेरे टाइम पे तो नहीं. अभी मुझे पता नहीं, अभी मैं जानता नहीं किस तरीके से बनाते हैं, बट मेरे टाइम पे नहीं, बिल्कुल भी नहीं. जो भी होगा, पता नहीं क्या होगा, बट जो भी होगा वही दिखाया जाएगा. और जानबूझ के भी गालियां या जानबूझ के स्क्रीन नहीं, शुरुआत में 2 रीज़न होते थे जानबूझ के गाली देना या जानबूझ के चिल्लाने का. पहला रीज़न ये था जानबूझ के गाली देने का कि ये भाषा टीवी पे आप देखते नहीं हो, तो आप जो कैमरा कॉन्शियस हो रहे हो यहाँ पर इंटरव्यू के टाइम पे, हम ऐसे तरीके से बात करेंगे कि आपको नहीं लगेगा ये टीवी के लिए, एक्चुअली ये आदमी मेरे पे गुस्सा, आई हैव टू डील विद दिस नाउ, मेरे को अब इस पे फोकस करना पड़ेगा. वो एक रीज़न था. दूसरा, अगर मुझे आप पसंद आते हो एज ए कैरेक्टर, तो मैं आप
आपको धकेलूंगा एक अजीब जगह पर, जहां पर आप या तो फटोगे, या आप रोओगे, या आप कुछ ना कुछ आपका रिएक्शन आएगा। वो रिएक्शन देख के लोग आप पे रिएक्ट करेंगे। तो ये दो टाइप होते थे जब मैं जानबूझ के करता था। अदरवाइज कई बार जो भी होता था वो ऑर्गेनिकली होता था। बचपन में स्कूल में आपके साथ जो हो रहा था, क्या आप अपने पिता से शेयर कर पाते थे? नहीं, मैं ना जनरेशन एक्स का हूँ। जेन एक्स जो होते हैं ना, वो ऐसे बने कि अपनी तकलीफ किसी को नहीं बताते, सिर्फ दोस्तों में। बट क्योंकि मैं और राजीव को फेलियर कहा जाता था, हमारे पेरेंट्स को उस पेरेंट टीचर मीटिंग में हमारे बारे में सुनना पड़ता था, हम एजुकेशन डिग्री वगैरह नहीं कर पाए, तो मेरा और राजीव का ना एक बहुत वो था कि अपने पेरेंट्स को बैड न्यूज़ से बचाना है। अगर हमारे क्या लड़ाई हो गई बाहर और पिट गए, ऐसा हुआ है, तो हम दोस्तों के घर जाके सोते थे जब तक हमारे जख्म भर नहीं जाए। कुछ ना कुछ घर पे बहाना मारते थे, जाते थे। जब मेरा डिवोर्स हो रहा था और मैं काफ़ी लोग मेरे बारे में चिंतित थे, तो मेरी मम्मी ने पूछा, बेटा कैसे हो? मैं बोला, मैं अच्छा हूँ। तो रोने लग गई, कहते अगर आप अच्छे नहीं होते आप बताते। मैं बोला नहीं, मैं आपको नहीं बताता। मैं आज भी बोल रहा नहीं बताऊंगा। कोई भी प्रॉब्लम हमारे अंदर, एक मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा जनरेशन ऐसा है, मेरे पहले का जनरेशन भी ऐसे ही है। तुम्हारे साथ कुछ भी हो अपने मम्मी पापा को नहीं बताना, चिंता करेंगे वो। ऐसा था, पता नहीं, मैं नहीं चाहता ऐसा हो। मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे के साथ कुछ भी हो तो वो ये सोचे कि सबसे पहले अरे पापा का है, पापा को बताना है। वो बताता है आपको? हाँ, वो तो चुप नहीं होता यार, बट वो अभी 5 साल का है। जब बड़ा हो तो उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए, बट मेरे अंदर ये थी। आपने पापा को हग किया कभी? हाँ, 24 घंटे यार। मेरे पापा माय बेस्ट फ्रेंड हैं, थे, 3 साल हो गए उनके गुजरे। एंड तक मैं उनके गोद में बैठता था। हाँ, गले मिलना, किस करना, इधर हमारे लिए नॉर्मल है। आई लव हिम। सैटरडे होते ही मैं क्या, मेरे सारे दोस्त बोतलें लेके मेरे पापा के घर जाते थे। हमारा सैटरडे नाइट वही है, पापा के साथ बैठेंगे, चिल करेंगे, पार्टी करेंगे, गाने सुनेंगे पुराने हिंदी, और बातें करेंगे, बकवास करेंगे, यही था। सो या आई थिंक आई एम नॉट द गाय हु हैज़ नॉट बीन हग्ड। मेरे को मेरे घर वालों से एक्सेप्टेंस, प्यार बहुत मिला है, दुलार। बट सर, आपको लेके जब कंट्रोवर्सीज हो जाती है, आपने डिवोर्स का जिक्र किया, जो आपने एक रोस्ट किया था एआईबी वाला, जब इतनी सारी चीजें हो गई, केस हो गए, मुकदमे हो गए, तो माँ बाप के लिए तो बच्चा बच्चा ही होता है ना, भले ही वो कितना बड़ा हो जाए, कितना पॉपुलर हो जाए। या मान लीजिए जब रूडीज को लेके बहुत सारी चीजें होती थी, रोस्ट वाली चीज हुई, पापा ने फोन करके कभी कुछ बोला कि क्या कर रहे हो? एक बार फोन करके नहीं, वैसे बातचीत हो रही थी बैठ के, और पापा ने बोला कि बेटे इतना गाली मत दिया करो। और मैंने कहा पापा, मैं उस टाइम बहुत स्ट्रेस्ड होता था यार काम में। मैं बोला देखो पापा, ऐसे बात मत करो, ठीक है? मुझे ये मेरा काम है, मुझे वो शो इस तरह बनाने दो जैसे मैं बनाता। डोंट मेक मी थिंक अबाउट यू। मैं अगर तुम्हारे बारे में सोचूंगा ना कि मेरे पापा क्या सोच, तो मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। मुझे तुम कुछ मत बोलो इस बारे में, मुझे करने दो। पापा ने बोला नहीं बेटे, लोग तुम्हारे बारे में बुरा बोलते, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने तब समझ में आया कि हाँ यार, इन पे भी इफेक्ट होता होगा। एक बार मम्मी को, अब फिर बॉम्बे शिफ्ट हो गए वो, मम्मी और पापा को हम लेके गए, कोई एक म्यूजिकल कुछ इवेंट था। राजीव, मम्मी को वॉशरूम जाना था, राजीव लेके गया, और वहाँ एक आंटी थी, वो आई और राजीव को बोला कि, तो राजीव और मम्मी खड़े होते, आए, आप वही रोडीज वाले हो ना? मैंने हाँ। उसने बोला हाँ मैं हूँ, और ये मेरी माँ है। तो इंट्रोड्यूस किया, माँ है, आपको कैसा लगता है ये आपका बेटा जो ऐसे करता है, आपको कैसा लगता है? मम्मी ने बोला प्राउड। मुझे बहुत प्राउड फील होता है। उनको समझ में नहीं आया कि अब क्या बोलूँ, है ना? उन्होंने तो टॉन्ट किया था मेरी माँ को, बट जिस तरीके से मम्मी ने बोला, बच्चे के लिए तो, माँ बाप के लिए तो बच्चा ही होता है। और मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक हमने वैल्यूज़ में ऐसी कुछ चीज़ दिखाई है जो उनका सर नीचा हो। दे हैड ओपिनियंस ऑन आवर वर्क, बट दे न्यू दैट ये अलग दुनिया है, ये एक इनका करियर है, इनको करने दो। जब तक ये किसी की लाइफ बर्बाद नहीं कर रहे, रिश्वत नहीं ले रहे, उल्टा काम नहीं कर रहे, इट्स फाइन। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू विभू। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया, सब्सक्राइब करो डिजिटल कमेंट्री को, वरना मैं आ रहा हूँ।